नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। घाटी के हालात ठीक नहीं है। बिल्किस बानो को 15 बरस बाद न्याय मिल गया है, लेकिन यह देश में पहला मौका है जब लड़ाई रायसीना हिल्स को लेकर हो रही है और बिसात बिछाई जा रही है संसदीय चुनावी राजनीति के मद्देनजर 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आइए जरा शुरुआत करते हैं इस रायसीना हिल्स की लड़ाई से। ये रायसीना हिल्स है और रायसीना हिल्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव राष्ट्रपति पद का होना है। लेकिन अरसे बाद राष्ट्रपति के चुनाव के आसरे विपक्ष अपनी पूरी ताकत खुद को एकजुट कर बीजेपी की बड़ी ताकत से बड़ी ताकत खुद को बनाने और बताने में जुटा है। यानी अगला राष्ट्रपति होगा कौन, उस चेहरे से बड़ी वो राजनीति हो चली है जिसमें चंद वोटों के आसरे सत्ता का खेल बिगड़ भी सकता है और एनडीए की एकजुटता विपक्ष की एकजुटता को धराशायी कर भी सकती है। क्योंकि आंकड़ों के आईने में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। कुल वोटों का 48.64% एनडीए के पास है, जबकि यूपीए के पास महज 35.47% वोट है। लेकिन विपक्ष को लगने लगा है कि बीजेपी की सत्ता से रूठे वैसे दल जो ना तो एनडीए में है ना ही यूपीए में, वह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के साथ आकर खड़े हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये अन्य का जो मसला है वो 13.06% वोट का है। और अगर वो विपक्ष के साथ जुड़ गया तो एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में समूचा विपक्ष आ जाएगा। आंकड़ों के आईने में जरा देख लीजिए, यानी समूचा विपक्ष ही अगर एकजुट हो जाता है, हालांकि तो भी वो एनडीए को मात दे नहीं सकता, लेकिन विपक्ष एकजुट होगा तो अंतर सिर्फ 0.11% या कहें 1642 वोट का ही होगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव की बिसात पर हर मोहरा बीजेपी के हिसाब से चला तो उसकी जीत में कोई शक है ही नहीं। लेकिन बैकफुट पर पहुंची यूपीए इतनी आसानी से इस बार हार मानना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एक तरफ यूपीए के सहयोगियों को एकजुट करने में जुटी है और दूसरी तरफ यह कोशिश भी है कि एनडीए से कोई घटक टूट जाए। और एनडीए में जिस एक दल के टूटने की थोड़ी सी भी आशंका है वो है शिवसेना। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के पास 2.34% वोट है। यानी अगर यूपीए और अन्य के साथ शिवसेना भी मिल गई तो बाजी एनडीए के हाथ से छिटक सकती है। लेकिन तमाम नाराजगियों के बावजूद उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में खुले तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध शिवसेना करेगी इसके कोई संकेत दिए नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जरूर ये संकेत दिए हैं कि वो राज्य के हित में बीजेपी कैंडिडेट का समर्थन दे सकती है। और टीआरएस के पास 1.99% वोट है। यूं विपक्ष की तरफ से शरद पवार, शरद यादव, मुलायम सिंह से लेकर मनमोहन सिंह और मीरा कुमार तक के नाम दौड़ में हैं। लेकिन सवाल इन चेहरे या इन नामों का नहीं है। सवाल तो यह है कि आखिर विपक्ष में किस नाम पर सहमति होगी या किस सियासी चाल पर सहमति होगी, क्योंकि एक नाम पर ठोस सहमति बनाने के बाद ही ऐसे हालात बन सकते हैं कि विपक्ष एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती दे पाए। आज एक धर्मनिरपेक्ष सुपरविजन, एक सेक्युलर सुपरविजन राष्ट्रपति भवन में करें, वो हमारे हिसाब से आज बहुत ही जरूरी है। दरअसल बैकफुट पर होते हुए भी अगर सोनिया गांधी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो मतलब साफ है। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस देख लेना चाहती है कि कौन सी पार्टी किस तरफ खड़ी है। यानी एक सीधी लकीर सत्ता और विपक्ष के बीच राष्ट्रपति चुनाव के आसरे खींची जाएगी। और अगर विपक्ष बुरी तरह बंटता है या कहें नाम को लेकर विपक्ष में ही घमासान मच गया तो कांग्रेस तुरुप का इक्का चलते हुए प्रणब मुखर्जी का ही नाम दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित कर सकती है। पहला सवाल है एकता और गोलबंदी करना, उसमें सोनिया जी लगी हुई है और हम पीछे से सहायता कर रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी का नाम या कहें उनका विरोध कर पाना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह बीजेपी के सत्ता में आने के बाद काम किया उसमें उनका विरोध कभी बीजेपी नहीं कर पाई। अलबत्ता प्रधानमंत्री ने मौके बेमौके कई बार प्रणब मुखर्जी की खुलकर तारीफ की और इन सब के बीच
बीजेडी और एआईडीएमके ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उनका रुख भी साफ कर देगा कि विपक्ष के दांव में है कितना दम। और गौरतलब है, राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई को होने हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। और ध्यान दीजिए, तो अभी 100 दिन तो दूर की गोटी, महज 75 से 80 दिन ही बचे हैं जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। तो ऐसे में रायसीना हिल्स की लड़ाई देश में संसदीय राजनीति, ये पहला मौका होगा कि देश के संसदीय राजनीति की दिशा आने वाले वक्त में क्या होगी, इसको राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर आंका जा रहा है, तौला जा रहा है। बीजेपी ने सत्ता में आते ही नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत, और शायद ये नारा फैलता चला जा रहा है। इसीलिए अब भूल जाइए कि सोनिया गांधी रिटायर भी होंगी। जरा रिपोर्ट देखिए। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस सोनिया राहुल के दौर में बची नहीं है। और कांग्रेस बचे कैसे, अब ये शायद सबसे बड़ी चुनौती नेहरू इंदिरा परिवार की विरासत को संभालते हुए सोनिया और राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई है। तो जाहिर है सोनिया गांधी अब अपने रिटायरमेंट को भूल चुकी है। और सोनिया गांधी की सक्रियता कांग्रेस को कैसे बचाएगी, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 चुनौतियां सोनिया गांधी के सामने। पहला, विपक्ष को एकजुट कर कांग्रेस को अगुवाई के लिए खड़ा करना, और इसके लिए सोनिया गांधी ने दांव राष्ट्रपति चुनाव का चुना है, जिससे समूचा विपक्ष एकजुट होकर किसी एक नाम पर सहमत हो जाए। दूसरी चुनौती सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस को नए सिरे से मथना है, जिससे कोई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल ना हो या कांग्रेस छोड़कर ना जाए। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी सच को समझ रही है कि 1996-98 के बीच जब पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी कांग्रेस चला रहे थे, तब ममता बनर्जी, मणिशंकर अय्यर, माधवराव सिंधिया, बंगरप्पा, सुरेश कलमाड़ी, असलम शेर खान, दिलीप सिंह भुरिया समेत दर्जन भर कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। और उस दौर में कांग्रेस की सत्ता सिर्फ 4 राज्यों में बची थी। और अभी भी हालत कमोवेश वैसी ही है। और कांग्रेसी बीजेपी में जाने को भी तैयार है, लेकिन ये हालात ऊपरी स्तर पर ना बने तो सोनिया गांधी सक्रिय है, रिटायरमेंट भूल चुकी है। चिदंबरम और कमलनाथ को तरजीह दे रही है। दिग्विजय के पर कतर दिए तो गहलोत, चेल्ला कुमार और वेणुगोपाल को पद दे दिया। मधुसूदन मिस्त्री को पद देकर राहुल गांधी कैंप को भी सहला दिया। लेकिन इस कड़ी में सोनिया गांधी के सामने तीसरी चुनौती सबसे बड़ी है, राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए कांग्रेस के भीतर के हालात अनुकूल करना। तो कांग्रेस को पटरी पर लाने से जूझती सोनिया गांधी एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस कड़ी में नया सवाल राहुल गांधी की राजनीतिक सोच की है, जो हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजनीतिक दल को सबसे आधुनिक तरीके से बनाकर चलाना चाहते हैं। और इसका नजारा इस बार एनएसयूआई के अध्यक्ष पद को लेकर नायाब टैलेंट हंट से खुलकर उभरा है। आप कांग्रेस में भाजपा की तरह इसलिए नहीं बना दिए जाएंगे कि आप किसी के पुत्र हैं या किसी के भाई या बहन हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की कांग्रेस में और हम सबकी कांग्रेस में जो जमीनी स्तर से ऊपर तक काम करेगा, उसे सबसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी देश की समझ, लोगों से सरोकार, देश के सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के बीच कांग्रेस के कैनवास को व्यापक बनाने की कवायद से इतर इस फॉर्म के जरिए योग्यता साबित कर इंटरव्यू के जरिए एनएसयूआई अध्यक्ष बना जा सकता है। और योग्यता 5 सवालों के जवाब से तय हो जाएगी। उम्मीदवार की उपलब्धि, उम्मीदवार की 5 प्राथमिकताएं, एनएसयूआई के सामने मुश्किल, पद मिलने पर कौन सा बड़ा अवसर, और देश के 5 मुख्य मुद्दे। तो उम्मीदवार अगर हुनरमंद है और उसके पास बेहतरीन शब्द है तो वो 5 सवालों का जवाब देकर इंटरव्यू तक पहुंच सकता है। यानी कॉर्पोरेट स्टाइल से लेकर फिल्मी अंदाज या कहें एंटरटेनमेंट के अंदाज में एनएसयूआई अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का स्टाइल टैलेंट हंट का है। देश की सबसे पुरानी पार्टी की साख बनी रहे, इसलिए पार्टी के भीतर इस वक्त 2 धाराएं एक साथ जोर लगा रही हैं। एक तरफ सोनिया गांधी अपनी बिगड़ी सेहत और रिटायरमेंट का प्लान भूलकर सक्रिय हो चली हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बदले मिजाज में आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई अग्नि परीक्षा दोनों की है, सोनिया गांधी की भी और राहुल गांधी की भी। दिल्ली से कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। लेकिन इस देश के सामने एक अग्नि परीक्षा शायद कश्मीर को लेकर भी है। हालात वहां पर किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, आइए जरा तस्वीरों के जरिए स्थिति को देखिए।
जम्मू कश्मीर घाटी के सोपोर का ये मंजर बच्चों के भविष्य को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत एक महान देश है। और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा कृष्णा घाटी का ये आखिरी गांव तमाम मुश्किल हालातों के बीच भी पढ़ाई। तो ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी के हालात और लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में हालात हैं कैसे, और बच्चों के सामने कौन सा भविष्य आने वाले वक्त के लिए परोसा जा रहा है। क्योंकि स्कूल छोड़ हाथ में पत्थर लिए सीधे सुरक्षा बलों से टकराते छात्र छात्राओं का ये नजारा बताने के लिए काफी है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और इस बिगड़ते हालात में मोहरा अब बच्चे ही हैं। यानी करीब 80 लाख छात्रों का भविष्य घाटी की उलझी राजनीति की बिसात पर मात खाने की स्थिति में है, और घाटी में सेना ने अपना ऑपरेशन भी इस बीच तेज कर दिया है। लेकिन घाटी का सबसे बड़ा संकट यही है कि आतंकवादियों ने बीते 8 महीने में 50 से ज्यादा स्कूलों में आग लगा दी। अलगाववादियों ने कभी स्कूल जलाने की घटनाओं का विरोध नहीं किया। सेना के भी ठिकाने स्कूल ही बने, और सेना के पुलवामा के कॉलेज में घुसने से ही हाल के दौर में हालात बिगड़े। यानी जो संवेदनशीलता बच्चों को लेकर होनी चाहिए वो घाटी में कहीं दिखाई नहीं दी, और राज्य में चुनी हुई सरकार भी बच्चों को सड़क पर उतरने से रोक नहीं पाई, न पत्थर चलाने से, न सीधे सीधे हिंसक होने से। यानी सरकार बच्चों पर यह भरोसा जगा नहीं पाई कि वो सरकार है, और सरकार को लेकर बच्चों में कोई संवेदनशीलता जागी नहीं। और इस नजारे से इधर लाइन ऑफ कंट्रोल में किस हालात में लोग रहते हैं, इसका नजारा हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर जब देखा तो नजरों के सामने पाकिस्तान के गांव भी नजर आए, और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से बहता वो नाला भी, जहां से आतंकी घुसपैठ होती है और बैट ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान भारतीय सीमा में घुसकर हमला करते हैं। इस वक्त पुंछ सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में जो दिगवार पोस्ट है, ये सबसे बिल्कुल नजदीक गांव है। दिगवार का गांव आप देख रहे हैं कि मेरे सामने का जो आप इलाका है, ये जो जहां पर छोटे छोटे मकान है, ये हमारे गांव है। उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं कि ये फेंसिंग देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंसिंग है। यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो होती है पाकिस्तान की तरफ से। यानी सीमा पर गांव में रहते हुए जिन मुश्किल हालातों से हर कोई दो चार होता है, वहां सवाल पाकिस्तानी सेना का है जो उस पार से हमला करती है। फेंसिंग के साथ साथ का जो नाला है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। और मैं आपको कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि ये पाकिस्तान का जो विलेज है, वो सामने वाला जो पहाड़ी है वो आपके सामने दिख रहा है, नाड़ा चिड़ी कोट एरिया है। और इसमें चिड़ी कोट सामने वाले जो मकान आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान के गांव हैं। और इससे इतर घाटी के रिहाइश इलाकों की ये तस्वीर नया सवाल खड़ा करती है कि जहाँ स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ छात्र छात्राओं के हाथ में किताबें नहीं पत्थर हैं। तो घाटी में 8 महीने स्कूल बंद होने के बाद अब ये तस्वीर परेशान करने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग में उठते उस तूफान की आहट भी है जो उनकी राह स्कूल तक नहीं बल्कि सड़क तक और सुरक्षा बलों के सामने जान देने लेने की स्थिति में ला खड़ा कर चुकी है। कश्मीर के हालात ऐसे हो चले हैं जहां पर लगता है कश्मीर ही सड़क पर आकर खड़ा हो गया। हर माँ बाप सुबह बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजते हैं और बाकायदा निर्देश देते हैं आप सीधे घर आएंगे। पता नहीं किस मोड़ पर किस तरीके से किसके साथ क्या हो जाए और कौन हाथ में पत्थर उठा ले। और इन सवालों के बीच एक सवाल न्याय का। लौट चलिए 15 बरस पहले, गुजरात का मंजर याद कीजिए और बिल्किस बानो को आज न्याय मिला, उसकी रिपोर्ट देखिए। तो बिल्किस बानो के 11 दोषियों को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी विशेष अदालत की तरह दोषी माना, यानी उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। हमको बहुत खुशी हुई है, इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा भी दिया है और हमारे परिवार भी खुश हैं। और जो 3 लोगों को सजा नहीं दी है उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और 15 बरस लंबी चली इस इंसाफ की लड़ाई का हर पन्ना पलटना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बिल्किस के हौसले का सबब है। गोधरा कांड के बाद याद कीजिए 3 मार्च 2002 को 19 बरस की बिल्किस भीड़ से बचते बचाते अपने परिवार के साथ एक ट्रक पर जा रही थी। उस वक्त वो गर्भवती थी, 5 महीने का गर्भ था।
ट्रक में बिल्किस बानो की 2 बरस की बेटी समेत 17 और लोग भी मौजूद थे। उपद्रवियों ने ट्रक पर हमला किया। बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ और परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसमें उसकी बेटी जो 2 बरस की थी और मां हलीमा और चचेरा भाई वह भी शामिल था। लेकिन हादसे की जिस पीड़ा से बिल्किस बानो गुजरी उसने उसे तोड़ दिया। उस वक्त महज 19 बरस की बिल्किस की पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, उल्टा शिकायत दर्ज कराने का अंजाम भुगतने की चेतावनी देती। जैसे तैसे मामला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास पहुंचा या उसकी जानकारी में आया, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच को कहा और इस दौरान बिल्किस को लगातार धमकियां भी मिलती रही। बिल्किस को लेकिन यकीन था मामला गुजरात में रहा तो उसकी जान नहीं बचेगी, लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की मामला गुजरात के बाहर ट्रांसफर किया जाए और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुजरात से इतर महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया। जाहिर है बिल्किस के लिए आज राहत भरा दिन हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में भी आज पुराने पन्ने जरूर उलट पुलट रहे होंगे, क्योंकि देश में हो सकता है ऐसी हजारों बिल्किस हो जिनका केस अदालत की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाता हो। और केस का आलम यह है कि भारत की अदालतों में इस वक्त भी 2 करोड़ 81 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में 15 बरस बाद न्याय की आस और न्याय मिल जाना शायद बहुत सारे अतीत को आने वाले भविष्य की गर्व की दिशा में ले ही जाता है। 434 शहरों में सबसे साफ शहर इंदौर, सबसे गंदा शहर गोंडा। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखला रहे हैं दिल्ली की, जरा देखिए। दिल्ली का नंबर हालांकि इस तस्वीरों की फहरिस्त में है तो 7वां, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो अलग अलग जगहों से तस्वीरें ली गई हैं और इन तस्वीरों को इंडिया आई ने लिया है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है। तो इन तस्वीरों के आसरे दिल्ली की यह तस्वीर है जहां पर कूड़े का ढेर आपको बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है।